हेलो दोस्तों, विकराल एकेडमी में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग हिस्ट्री के क्लास 6 के चैप्टर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस, ये एनसीईआरटी आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सिविल सेवा जैसे एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके कुछ टॉपिक जो आपके ऑल एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे वेद कितने होते हैं, पहले की राजा की लड़ाइयाँ, वो सभी एनसीईआरटी में मिल जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी चैप्टर 5 क्लास 6 के। तो गाइस, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या बताती हमें किताबों और कब्रें, किताबें और कब्रें हमें क्या बताती है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो गाइस, पुस्तकालय में मैरी, जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां किताबों के भरे हुए रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश कर रही थी। शिक्षक ने कहा, उस अलमारी को अलग अलग धर्मों की जुड़ी हुई किताबें, महत्वपूर्ण किताबें रखी हुई है। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों के भी एक संग्रह है। मैरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाते हैं। तो गाइस, पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के पढ़ने के बाद अगर हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो हम लोग को थ्योरी इजी समझ में आता है क्वेश्चन को लेकर के। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस, ये रहे क्वेश्चन। इसमें पहला में मिलान करना है। तो गाइस, मैं पहले ही बता दूं, ये मिलान गलत है। आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मिलान आप लोगों को करना है। तो चलिए, ये तो गलत है, ये 100% है, क्योंकि मैं भी नहीं पढ़ा हूं, मैं भी अभी पढ़ूंगा आप लोगों के साथ में। चलिए तो देख लेते हैं। तो गाइस, दूसरा में है वाक्यों को पूरा करें, फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। डैश में महापाषाण पाए जाते थे। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान डैश का काम करते थे। पॉटहोल का इस्तेमाल डैश के लिए करते थे। इनाम गांव के लोग डैश खाते थे। तो चलिए अब क्वेश्चन आते गाइस। गाइस, मैं पहले ही बता दूं, हर क्वेश्चन को आपको मिनिमम 100 वर्ड में लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ऐड हो जाइएगा। गाइस, मैंने 1 से लेकर के 4 तक के सारे क्वेश्चन और डिस्कस कर लिया है। तो गाइस, पार्ट चैप्टर 3 में जो क्वेश्चन को सबसे अच्छा डिस्कस किया था और आंसर दिया था वो राहुल कुमार है, स्मृति कुमारी है और प्रीति कुमारी है। ये तीनों ने गाइस मुझे टॉप 3 जो क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, जो मैं ज्यादा मार्क्स देता हूं, मैं उनका ही नाम नेक्स्ट वीडियो में लेता हूं। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि इसमें हर क्वेश्चन को मिनिमम 100 वर्ड में आपको लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। अगर आपका क्वेश्चन लिखने का तरीका अच्छा रहा तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी आ सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आज हमें जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद में कैसे भिन्न है। जो किताबें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, आज पढ़ते हैं, वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न है, ये अभी आप लोग खुद इसका आंसर दोगे। चलिए, मैं इसका क्या बताऊंगा, आप लोग खुद इसका आंसर दोगे। चलिए आगे देखते हैं। पुरातत्वविद किसे बोला जाता है गाइस? इतिहासकारों को। तो इतिहासकार और कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते थे। इस पर भी 100 वर्ड में लिख के भेजना है। चलिए 5वां देख लेते हैं। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, आगे का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पता करो कि तुम्हारे विद्यालय में पुस्तकालय में धर्म के विषय पर किताबों है या नहीं है। उस संग्रह को किन्हीं 5 पुस्तकों का नाम बताओ।
गाइस ये आपके स्कूल में जाना है, आपके लाइब्रेरी में जाना है और उसमें देखना है कि कोई धर्म की किताब है या नहीं है, और है तो उस पर 5 पुस्तकों का नाम बताना है। ये आपका काम है। एक याद की हुई कविता या गीत लिखो। तुमने उस कविता या गीत के सुनकर याद किया था या पढ़कर। तो क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण उसके कार्य या उसकी भाषा के आधार पर किया जाता है। नीचे की तालिका में तुम 6 परिचित लोगों का नाम भरो। इनमें 3 पुरुष और 3 महिला होनी चाहिए। प्रत्येक का पेशा और भाषा लिखे। क्या तुम उस विवरण में कुछ और जोड़ना चाहोगे? तो गाइस ये रहा खाली जगह, इसमें आपको नाम लिखना है, कार्य वो क्या कार्य करते हैं सो लिखना है, वो कौन सी भाषा बोलते हैं वो लिखना है, और अन्य अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो लिखना है। हाँ तो गाइस चलिए अब थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद हमें थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट पता चल गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे समझना है थ्योरी को। तो ये रहे थ्योरी, मैंने ये बता दिया। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 प्रकार के होते हैं। गाइस ये लास्ट एसएससी में पूछा गया था कि वेद कितने टाइप के होते हैं। तो वेद 4 टाइप के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं थे जिन्हें सूक्त किया गया है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद एक भाषा पाक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती थी। तुम स्कूल में जो अभी संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न थी, मतलब थोड़ी अलग थी। तो गाइस चलिए संस्कृत या अन्य भाषाएं थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद आगे का थ्योरी देखेंगे। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत भाषा भारतीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती है, जैसे आसामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधु एशियाई भाषाएं और फारसी, तथा यूरोप में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार के से जुड़ी हुई थी। उन्होंने एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता था क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र संस्कृत हो गया, माँ हिंदी हो गया और मदर इंग्लिश हो गया। हम लोग माँ को ही 3 भाषा में बोलते हैं, संस्कृत में माँ, हिंदी में माँ और अंग्रेजी में मदर। क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नजर आती है? तो गाइस इसमें मुझे तीनों माँ को ही बोला जाता है, बस लैंग्वेज फर्क है। ये तीनों समानता माँ के लिए है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और द्रविड़ भाषा परिवार में भाषाएं बोली जाती थी। जबकि झारखंड के या मध्य 7 कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। उनमें
भाषाओं परिवार को पहचानने की कोशिश करो। तो गाइस ये रहा। अब चलिए हम लोग पूरी थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी और छपी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो गाइस ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक एक ऋषि, विश्वामित्र आपने देखा होगा रामायण में, महाभारत में। विश्वामित्र नामक एक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों के बीच या संवाद एक जैसे सुस्त का अंश है। चलिए आगे देख लेते हैं गाइस। ऋग्वेद की पांडुलिपियों का एक पन्ना। तो गाइस पांडुलिपि किसे कहता है? ये तो मैंने 1 2 3 सब में बताया है, 4 में भी बताया है और आप भी 5 में भी बता रहा हूं। अगर आपने 1 2 3 4 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लीजिएगा। पांडुलिपि हस्तलिखित को बोला जाता था। हाथ से कुछ लिखा जाता था ना, उसे पांडुलिपि बोला जाता था। वो और पहले लिखा किसमें जाता? भूर्ज नामक एक पेड़ था, उसे भोजपत्र बोला जाता था। उसके भूज नामक एक पेड़ था, उसके छाल को काट करके उसे भुजपत्र बोला जाता था। भुज वृक्ष के छाल पर लिखी हुई एक पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहले बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो चलिए आगे देख लेते हैं गाइस। तो गाइस ये रहे विश्वामित्र और नदियां। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसी सारे एग्जामों के लिए है, एसएससी, रेलवे, अब सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मैं भी बता दे रहा हूं। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों की चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़े की चाल और पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम्हें रथों की गति से सागर और बह रही थी। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियां, जल से परिपूर्ण हम देवी देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमें प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो गाइस ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं आगे का थ्योरी। मावेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मावेशी, बच्चे और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मावेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन की लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारगाह हो या जहां पर जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलें को उपजाया जा सकता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों की बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन के कुछ भाग सरदार खा लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। उन आहुतियों देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इस युद्धों में भाग लेते थे। कई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन
लोग सभाओं में मिलते जुलते रहते थे और युद्ध व शांति का विषय सलाह मशवरा भी करते थे। वहां ये ऐसे लोगों का अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने के लिए कुछ शब्दों को देखें। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था। तो पहले के राजा और अभी के पहले के जो राजा थे और बीच में जो राजा थे, उन दोनों में एक ही समानता थी कि राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा ही राजा बनेगा और बाकी बात कोई समानता नहीं थी। चलिए आगे देख लेते हैं। पिछले अनुभाग में एक बार फिर से पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी में अन्य भाषाओं का आज भी है। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 6 के विस्तार से पढ़ोगे, तो अध्याय 6 को भी इसके बाद वीडियो डाल दिया जाएगा। इस ऋग्वेद में विश को जानो और नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश्व भारत जन या विश यदु जन का विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? तो गाइस, मुझे तो लगता है विश भी जाना पहचाना लगता है, जन भी जाना पहचाना लगता है, यदु जन भी जाना पहचाना लगता है। मैं इन तीनों के बारे में वीडियो के लास्ट में, एंडिंग में आपको क्लियर से बताऊंगा। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी, वे कभी कभी खुद के आर्य कहते थे, खुद को आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दास्यु कहते थे। दास्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग दासी, दास को ही स्त्रीलिंग का दासी कर दिया गया है। शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगह एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वह क्या हो रहा था। खामोशी पर हरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठों में के चित्रों में देखें। ये शिलाखंड महापाषाण, महापाषाण का मतलब क्या है? महा बड़ा पाषाण पत्थर। ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने के जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए हैं। महापाषाण कब्रों बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा ढक्कन, दक्षिण भारत, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण पाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। कई बार इतिहासकारों को
गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता था। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते थे। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंड को ढो कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, ये 4 काम करते थे पहले। इन सब कब्रों के कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी और बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। उन्हें काले लाल मिट्टी बर्तनों, ब्लेड एंड रॉर वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके नाम ही मिले हैं। लोहे के औजार और हथियार, घोड़े, कंकाल और सामान साथ तथा पत्थर, सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? महापाषाण कब्रों में मिली लोहे के सामान, बाई और घोड़े के लिए सामान नीचे बाई और कुल्हाड़ियों नीचे एक कटार। कैसे ये सब मिलता था एक कब्र में। लोगों की सामाजिक असमानताएं के बारे में पता करना। इतिहासकारों का यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजों में मरे हुए व्यक्ति की ही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती है। मानचित्र 2 पृष्ठ 14 ब्रैगिरी में खोजे। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे। कुछ लोग सरदार थे और कुछ लोग अनुयायी थे। क्या कुछ कब्रों खास परिवार के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग साथ पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पॉट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान को गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों की दफनाने दोबारा आ जाते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति का कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ 14 में इनाम गांव खोजे। यहाँ भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। तो गाइस, भीमा की सहायक नदी घोड़ है, ये आप लोग याद कर लीजिए कि किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों की प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना व पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिया जाता था। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में चारों पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों का एक था। इस घरों में एक अनाज का गोदाम था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव है? अपने जवाब का कारण बताएं। तो गाइस, क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, चलिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा इंपॉर्टेंट है। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची की कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष के या स्त्री के? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले
समानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते थे। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते थे तो वह किसी महिला के कंकाल है, लेकिन ऐसे समझ के साथ समस्याएं थी। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का एक बेहतर तरीका है कि वो यह जांच कर ले। चूंकि महिलाओं बच्चे को जन्म देती थी, इसलिए उनका कटी प्रवेश या कुल्हो पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता था। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सक शास्त्र पर चरक सहित नाम की किताब लिखी थी। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 या ओ होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान में 206 है। 206 क्या है? ह्यूमन बॉडी में हड्डियां। ओ ये काफी ज्यादा है। संभवतः चक्र ने अपनी गिनती में दांत या ओ योग को जोड़ कर कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तुम्हारे शरीर में के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की थी? चलिए जान लेते हैं। इनाम गांव के लोगों का काम धंधे। इनाम गांव के इतिहासकारों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले थे। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली थी। कई हड्डियों पर काटने का निशान से यह अंदाजा होता था कि लोग इन्हें खाते थे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, कुत्ता, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, केचुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई जा गई थी। ऐसे साक्ष्य मिले थे जो बैर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रसभरियां एकत्रित की जाती थी। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों को काम धंधों की सूची बनाएं। तो गैस अब हम लोग पढ़ लेते हैं अन्यंत्र। एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला को अपने पुराने उदाहरण पाते थे। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। तो गाइस ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया है। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियों कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों का सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होगा? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी के चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इस दरारों में बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करते थे। कोशिश करते थे कि जैसा शायद तुम भी सोच रहे हो। यह भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करती थी। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन भी शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फर्क बताओ। कल्पना करो तुम 3000 वर्ष पहले के इनाम गांव में रहते हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन के लिए तैयार है। यह बताते हुए कि दृश्य का वर्णन करो और अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या क्या दी जाएगा? तो इसमें तो गाइस उपयोगी शब्द इसमें कुछ कुछ है जो इंपॉर्टेंट है बेहतर। वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा,
दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा। तो गाइस अब इसमें से मिलाइए आप लोग, देखिए कितना इजी मिल जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ था? 3500 साल पहले। महापाषाणों का निर्माण की शुरुआत कब हुआ था? 3000 साल पहले। इनाम गांव के कृषकों का निवास कब हुआ था? 3600 से 2700 साल पहले। चरक लगभग 2000 साल पहले। तो गाइस आज के लिए इतना ही। चलिए गाइस, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक कीजिए। गाइस जितना कि मैंने कहा है, इन सारे क्वेश्चंस को 100 वर्ड में फिलिंग द ब्लैंक को भरकर और सुमेल को यानी मिलाने वाले को भी आपको मिला करके मुझे ग्रुप में सेंड करना। अगर मेरे ग्रुप में नहीं है तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर क्रिएट हो जाइए। चलिए गाइस, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।